पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय विपणन और देशीय विपणन में, यानी स्वदेशी विपणन में, दोनों में अंतर के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने लगभग 8 पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए थे कि क्या अंतर होता है। इसी क्लास को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी और आज हम इसी अंतर्राष्ट्रीय विपणन और स्वदेशी विपणन में अंतर को समझते हुए अगला पॉइंट है हमारा 9th पॉइंट, जिसमें है पूरे स्वदेशी विपणन में एक राष्ट्र, एक भाषा और एक संस्कृति होती है। एक राष्ट्र यानी हमारा राष्ट्र का नाम, हम भारतवर्ष के वासी हैं, हमारी एक भाषा है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, और हमारी संस्कृति है, वो सभी हमारी ऑलमोस्ट एक हैं। हम अगर हमारी संस्कृति में थोड़ा बहुत भिन्नता भी होती है तो हम एक दूसरे की संस्कृति में इतने घुल चुके हैं कि हमें बहुत अंतर दिखाई नहीं पड़ता। हम एक दूसरे को समझते हैं। यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 संस्कृति हैं, तो चारों एक दूसरी संस्कृति एक साथ मिलकर रहती हैं। तो एक राष्ट्र, एक भाषा और एक संस्कृति है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अनेक भाषाएं, हर राष्ट्र की अपनी एक भाषा है, उसकी राष्ट्र अलग अलग है। मैंने जैसे बताया, निर्यात केवल एक देश में नहीं होता। मेरे प्रोडक्ट का निर्यात, अगर मेरा एक माल है तो उसका निर्यात 100 देश हैं कम से कम एक ग्लोबल बाज़ार में, तो 100 देशों में से कम 10 देशों में तो जा ही रहा होगा। तो उन 10 देशों के राष्ट्र अलग है, उनकी भाषाएं अलग है और उन्हीं 10 देशों की संस्कृति अलग है। अभी तो जिसमें कि एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी साथ साथ, भौगोलिक परिस्थितियाँ भी सबकी अलग हैं। इस समय किसी देश में बहुत ठंड हो रही है, किसी देश में इस समय बहुत गर्मी हो रही है और किसी देश में इस समय बारिश हो रही है। तो सब जगह आपके माल की, एक ही माल की मांग हर जगह हर समय उपलब्धता नहीं होती, यानी मांग नहीं होती। तो आपको अलग अलग जगह की पहले शोध करके ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में, अंतर्राष्ट्रीय विपणन शोध से संबंधित समंक आसानी से उपलब्ध होते हैं। समंक यानी कि डेटा यानी कि अगर आप जैसे थोड़ा सा भी शोध करते हैं कि लोगों को ये मेरा बनाया हुआ माल पसंद आया नहीं आया, ये डेटा मैंने अभी आपको जैसे पिछले पॉइंट में, पिछली क्लास में बताया था, बहुत जल्दी से संग्रहित हो जाते हैं और शुद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक चेन, उत्पादक माल किसको देता है? देश के हमारे डीलर को। डीलर किनको देता है? राज्य के अलग अलग होलसेलर्स को। होलसेलर किनको देता है? अलग अलग शहरों के खुदरा व्यापारियों को, और खुदरा व्यापारियों से सीधे कस्टमर पे जाता है। तो कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता, वो इमीडिएटली अपनी राय किसको दे देता है? रिटेलर को। रिटेलर किसको दे देता है? होलसेलर को। होलसेलर दे देता है डीलर को, और डीलर दे देता है उत्पादक को। तो ये जो डेटाज हैं वो इमीडिएटली मिल जाते हैं कि हमारे माल में कुछ, अगर सपोज़ मैंने कोई माल, मेरा माल फैशनेबल प्रोडक्ट अगर मार्केट में आया और उसने रंग छोड़ दिया, तो ये आपको विदिन 10 डेज़ पता चल जाएगा कि आपके इस प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ी थी। लेकिन ठीक इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय विपणन में शोध बहुत ही जटिल, महंगा और वांछित शुद्धता से ओतप्रोत होता है। क्योंकि आपका डायरेक्ट लिंक, अगर मैंने कोई माल कनाडा बेचा है तो मेरा डायरेक्ट लिंक, एक उत्पादक होने के नाते मेरा डायरेक्ट लिंक कनाडा के कस्टमर से नहीं है, उपभोक्ता से नहीं है। उपभोक्ता किसको बताएगा? जैसे मैंने आपको चेन बताई, उपभोक्ता वहाँ के रिटेलर को, रिटेलर वहाँ के होलसेलर को, होलसेलर वहाँ के डीलर को, डीलर वहाँ के क्रेता को, उत्पादक तो हम है, सॉरी, अपने खरीदने वाले क्रेता को, और क्रेता फिर उत्पादक को बताएगा। तब तक ये शोध क्या होता है, आपको प्रोडक्ट के बारे में जो विकास करना है या उत्पाद मिश्रण के बारे में हम बात कर रहे थे, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें राजनीतिक घटकों का महत्व नगण्य होता है। यानी राजनीतिक घटक पूरे देश में, अगर हमारे देश में, पूरे देश में अभी हम पेंडेमिक की बात करें, लॉकडाउन हुआ तो हमारे पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन हुआ। तो अगर मेरे माल में मेरे ट्रांसपोर्ट बंद होता है, या मेरा बेचना या खरीदना, क्रेता विक्रेता दोनों अफेक्टेड होते हैं, तो महत्व घटकों में बदलाव नहीं होता, पूरे देश में एक साथ इफेक्ट आता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विपणन में मैंने बताया राजनीतिक घटकों की अहम भूमिका होती है। 2 देशों में आपस में लड़ाई हो रही है, ईरान इराक में टेंशन हो गया, तो ईरान इराक में आपस में देखेंगे तो माल, जो भी व्यापार है वो बंद हो गया। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में झगड़ा हुआ, उनका माल आपस में बंद हो गया।
अभी थोड़े दिनों पहले ही आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे टेंशन पहले तो पाकिस्तान और भारत में चल रही थी सीमा पे, अब थोड़ा सा पाकिस्तान भारत और चाइना में टेंशन चल रही है। तो जैसे ही अभी तक चाइना से आपने देखा होगा बहुत माल आ रहा था हमारे यहाँ पर, कच्चा माल का आयात बहुत ज़्यादा होता है भारत में, लेकिन राजनीतिक कारणों से या सीमा पार पे थोड़ी सी टेंशन हो जाती है और आपने देखा होगा इमीडिएटली व्यापार पे बहुत बड़ा फ़र्क आता है। तो इसका बहुत अहम भूमिका है। इसके बाद आती है व्यावसायिक निर्णयों में सरकार की न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। व्यावसायिक निर्णय यानी कि मुझे माल तमिलनाडु बेचना है कि मुझे आसाम बेचना है कि मुझे दिल्ली बेचना है या मुझे केरला बेचना है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नगण्य होता है, यानी सरकार हमें नहीं रोक टोक करती। लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विपणन में ठीक विपरीत सरकार की आर्थिक योजनाओं के कारण व्यावसायिक निर्णयों में प्राय सरकार अहम भूमिका निभाती है। मतलब है इसका कि हम सरकार क्या हमें कई चीज़ों का उत्पादन को सरकार बढ़ावा देती है, तो सरकार उन चीज़ों पे सब्सिडी यानी कि एक तरह का डिस्काउंट, एक तरह के प्रलोभन, एक तरह के इंसेंटिव उत्पादकों को देती है कि आप अगर इस चीज़ का उत्पादन करेंगे और इनका निर्यात करेंगे तो हम आपको इन चीज़ों में फ़ायदा करेंगे। कस्टम ड्यूटी लगती है जिसको तट कर कहते हैं, सीमा कर कहते हैं, जहाजी कर कहते हैं, बहुत सारे कर आपने सेकेंड ईयर में पढ़े थे। तो वो सब कर माफ़ हो जाते हैं कई उत्पादों में। तो नेचुरली ऐसे में व्यावसायिक निर्णयों में सरकार की अहम भूमिका होती है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे सरकार ने बैन लगा रखा होता है, तो वो बैन अगर आप उसका प्रोडक्शन कर भी रहे हैं तो आप उस चीज़ को दूसरे देश में नहीं बेच सकते। तो किसी भी चीज़ में सरकार बढ़ावा देती है और कोई चीज़ों में सरकार बैन भी लगा देती है। तो आप बिना राष्ट्रीय योजनाओं के बारे जाने बिना आप किसी भी चीज़ को निर्यात नहीं कर सकते। देशीय बाज़ार में एक ही मुद्रा होती है, रुपये। आप जानते हैं अगर हम भारत का एग्जाम्पल दें तो आप पूरे देश में रुपया चलता है। लेकिन अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो अगर मैं जापान में अगर मेरा जा रहा है तो जापान की मुद्रा लगेगी, अगर हमारा यूरोप में जा रहा है तो यूरो लगेगा, अगर हम अमेरिका में भेज रहे हैं तो हमारे डॉलर लगेगा, अगर हम ब्रिटेन में बेच रहे हैं माल तो पाउंड लगेगा। तो आपको एक तो ये भी पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमारे देश का 1 रुपये के बदले में हमारी डॉलर की रेट कितनी चल रही है इस समय, 78 रुपये। तो यानी अगर मैं माल बेचती हूँ 1 रुपये का माल तो मुझे अगर अमेरिका से कितने प्राप्त होंगे बदले में, 78 रुपये। अगर हम यूरो की बात करें, यूरोप में पूरे जितने भी यूरोपीय संघ है उसमें बेचते हैं, वहाँ यूरो चलती है, वहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो। तो 1 यूरो के बदले लगभग 90-95 रुपये मिलते हैं। अगर हम पाउंड की बात करें तो 60 से 65 रुपये मिलते हैं। तो ऐसे हर देश की मुद्रा अलग होती है और उनका वास्तविक मूल्य, इसीलिए हमारे माल का वास्तविक मूल्य अलग अलग जगह पृथक होता है। समान वित्तीय व्यवस्था होती है हमारे देश में। अगर हम करते हैं तो हमारे पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था, मैंने आपको बताया जीएसटी, वैट, ये सब जितने भी कर हैं वो सेम होती है। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में विविधता अलग अलग होती है। सरकार अपनी राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुसार वित्तीय व्यवस्था को अपनाती है। हर देश की वित्तीय व्यवस्था अलग है, उनकी नियम अलग हैं, तो उनके अनुसार हमें अपने प्राइसेस को फिक्स करना पड़ता है, मूल्य फिक्स करनी पड़ती है। इसमें 15th पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें व्यावसायिक नियम प्राय प्रमापित तथा परिपक्व होते हैं। व्यावसायिक नियम यानी कि जितने भी टैक्सेस से रिलेटेड या हमारी एक राज्य से दूसरे राज्य भी अगर हम माल भेजते हैं, जब ट्रांसपोर्ट जाता है, आपका ट्रक जाता है, तो भी आपने देखा होगा बीच में सीमा पड़ती है, राज्य की सीमा, तो उनकी भी आपको सीमा की आपको कर चुकाने पड़ते हैं। लेकिन वो फिर भी इतने नहीं होते जितने व्यावसायिक नियम देश के पूरे देश के एक फिक्स होते हैं और आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विपणन में व्यावसायिक नियम विविधता से ओतप्रोत, हर देश का व्यावसायिक नियम अलग है, परिवर्तनशील होते हैं और अस्पष्ट होते हैं। ज़रूरी नहीं है 2018 में जो व्यावसायिक नियम थे वो 2020 में भी हो। आपने एक माल 2018 में बेचा था,
आपने निर्यात का पूरा एक कंसाइनमेंट भेजा, फिर आपने जब 2020 में भेजा, आपने सपोज जापान में भेजा या रशिया में भेजा, तो आपको लगा कि मैंने तो 2 साल पहले भेजा था तो वहाँ यही व्यावसायिक नियम होगा। नहीं, 2 साल में बदलाव आ जाता है, देश के परिवर्तनशील होते हैं, ये सरकारें बदल जाती हैं और हर सरकार अपने नियम अलग रखती है। तो आपको हर बार शोध करके नियमों को पढ़ना पड़ता है और फिर आपका माल बेचना पड़ता है। इसमें विनिमय नियंत्रण, तटकर आदि की कोई समस्या नहीं होती। इसमें विनिमय नियंत्रण भी होता है और तटकर भी प्राय बाधा उपस्थित करती है। विनिमय नियंत्रण मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बता चुकी हूँ। मुद्रा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो माल बेचा वो जिसने खरीदा, जो मैं विक्रेता हूँ वो क्रेता है और क्रेता ने सीधे मुझे चेक भेज दिया और मैंने उसे कैश करा लिया, ऐसा नहीं होता। क्रेता जो माल का जो चेक है, जो पैसे का चेक है, जो खरीदने के बाद वो जो मैं पेमेंट करेगा, पेमेंट का चेक है, वो अपने देश के बैंक में जमा कराएगा और वो बैंक हमारे, जैसे कैनेडियन बैंक है, कनाडा अगर माल जा रहा है तो कैनेडियन बैंक हमारे देश में, आपने सबने नाम सुना होगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक में माल आएगा। विदेशी विनिमय करने के लिए ऐसे आम बैंक जैसे स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, ये सब बैंक ऐसे, ये बैंक केवल देश के अंदर विनिमय प्रणाली के लिए होते हैं। लेकिन विदेशी विनिमय के लिए हमारे यहाँ से रिजर्व बैंक में पहले आपका कैनेडियन बैंक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चेक आएगा, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपके लोकल बैंक में आएगा और फिर आपको उसके बदले में मुद्रा यानी आपके रुपए में आपको प्राप्त होगी। उन RBI को किस में प्राप्त हुई? कैनेडियन करेंसी में, और कैनेडियन करेंसी को कन्वर्ट करके आपको रुपए में आपको रिजर्व बैंक लौटाता है। इसमें विपणन वातावरण अपेक्षाकृत स्थिर होता है। इसमें विपणन वातावरण बहुलवादी एवं अस्थिर होता है। विपणन वातावरण बदलाव आता रहता है। कभी अभी जैसे कोरोना का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पेंडेमिक, वातावरण कभी भी अस्थिर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है पेंडेमिक, अगर हमारी कंट्री में आपने देखा है लॉकडाउन ख़त्म हो गया और हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वापस से व्यापार चालू हो गया है, क्योंकि हमें हमारे देश को इकोनॉमी सुधारनी है, तो व्यापार चालू हो गया। तो ज़रूरी नहीं है जैसे अमेरिका इस समय बहुत ज़्यादा ग्रसित है, या ब्राज़ील बहुत ज़्यादा है, या इस समय इटली बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था पेंडेमिक से, तो वहाँ पर अभी भी अस्थिरता होगी और वहाँ पे कोई भी चीज़ निर्यात करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। तो ये था आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय विपणन बनाम स्वदेशी विपणन। तो आप नोट डाउन कर लें और इसको आप अपने रजिस्टर में लिख लें।